सुश्री इकरा चौधरी जी, प्लीज आप बोलिएगा। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजों गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है। सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है।
ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। सर, आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर, अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं जिहड़ा वकफ अमेंडमेंट बिल है ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ सदन के अंदर भी बड़े सारे मैंबर ने जिक्र किया कि जेड़े मानयोग गृह मंत्री जी कह रहे असी बहुत संजीदा मुसलमानों प्रति बहुत हमदर्द हाँ, तो उस पार्टी का अज एक भी मैंबर मुसलमान नहीं। तो यूपी जेड़ा देश का सब तो वड्डा सूबा है, सब तो ज़्यादा MLA है। सभापति जी, ये मुसलमानों की हमदर्द सरकार का एक भी MLA मुस्लिम नहीं, तो कह रहे जी असी मुसलमानों के बहुत हमदर्द हाँ। ये सभापति जी सिद्धम सिद्धा कला मुसलमान भाईचारे ते नहीं, ये जिहड़ा देश का संविधान है उहदे ते हमला है। जिहड़ा आर्टिकल 26 है जिहदे च यह है कि तुसी अपनी संस्था बना भी सकते हो ते उहनूं चलाउण दा हक भी उसे भाईचारे दे जिहड़े लोकां ते है उहदे ते भी हमला है। ये अज एक रास्ता जिहड़ा माइनॉरिटीज़ दे धर्मां ते जिहड़ा डाका मारन दा जिहड़ा खोल दिता गया, आ तुसी वक्फ बोर्ड ते कीता, कल नूं तुसी साडी सिखां दे HB ते भी कर सकते हो, तुसी बौद्धियां ते भी कर सकते हो, तुसी सारे धर्मां ते कर सकते हो। सो ये देश के संविधान ते हमला कला इत्थे नहीं। ये एक होर प्रोविजन है कि जी तुसी जिन्हें वकफ लिए कोई जमीन डोनेट करनी है वो 5 साल तो जिहड़ा इबादत करता हो, 5 साल तो प्रैक्टिस करता हो। सर, ये की परिभाषा है कि तुसी उन लोगों के घरां CCTV कैमरे लाओगे कि 5 साल तो प्रैक्टिस कर रहा कि नहीं कर रहा, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। सो ये आर्टिकल 14 की सिद्धम सिद्धी उलंघना जिहड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस तो इलावा सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ कि जी ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 70% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 355 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਜੋ बीजेपी ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ देश च वंडन वाली ਉਹਦੇ ਤੇ आधारित ही ਜਿਹੜਾ बिल लिया गया। सर, किन्नियां इदां दी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, मस्जिदां ने ਜਿਹੜੀਆਂ सैकड़े हज़ारां साल पुरानियां, किन्ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने, मैनू दसो भी वो कित्थों डॉकूमेंट लैके आउणगे ये प्रूव करन दे लई। किसी ने भी चाके कोई एप्लीकेशन दे देनी है कि जी आ प्रॉपर्टी दा दसो भी किहदी है, तो मैनू दसो जिहड़ा कलैक्टर सरकार दा ते सरकार दी तुहानू सोच ते नीति पता है कि मैनू दसो भी वो कलैक्टर कि ये कह दूगा भी हाँ जी ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है ये वकफ दी नहीं। ये सिद्धम सिद्धा सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ
ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। माननीय श्री विजय कुमार हंसदाग जी। माइक सर। धन्यवाद चेयरमैन सर, मुझे बोलने का मौका दिया वक्फ बोर्ड के इशू पे अपने पार्टी जेएमएम के तरफ से। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कानूनी दावपेच पे बड़े सभी लोगों ने बिंदुवार बातों को रखा है, मैं उन सभी चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं। लेकिन जो सरकार ये कह रही है उनके क्या मनसा है उसको थोड़ा सा मैं दर्शाना चाहता हूँ कि किसी समाज के लोग वो किस तरह से अपने ज़मीन को या किस तरह से दान करें, किस तरह से धर्म का काम करें, अब उस पर भी इस देश में जो है डायरेक्शन दिया जाएगा। अगर लैंड इशू सेक्युलर है और जो भी लैंड है वो इंडिया का है, ये बात हमें भी समझ में आती है, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, गैर सरकारी ज़मीन हो, किसी की भी ज़मीन हो, सब भारत देश के अंदर ही आते हैं। लेकिन भारत देश के अंदर चाइना इतना अंदर घुसे चला जा रहा है, इतना सारा आपका जा करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, आर्टरी वो लोग ला रहे हैं, उस पर जो है ये लोग कहीं बोलने नहीं जाएंगे। यूएसए में जा करके हमारे जो नेता हैं जिस तरह से हमारे देश और सम्मान को जो है वहाँ पे कहिए कि एक तरह से बेइज्जत करके आ गए। जो सीना ठोक के बात हो रही थी ना, सीना ठोक के बात वहाँ होनी चाहिए थी। अगर सही तौर पे यहाँ अपने देश के माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से दबाव और दबिश ये आप दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे नहीं तो सनम, आप किसी के भी सनम रहने लायक नहीं रहोगे। और जहां पे इन्हें बोलनी चाहिए थी वहां बोल के नहीं आए और जो देश की स्थिति वहां पे इन्होंने दिखाई, हम बहुत कमजोर दिखे और लगातार जिस तरह से कोशिश हो रही है, आज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ये प्रयास कर रहे हैं, आगे किसी और पे भी होगा, बाद बाकी लोगों पे भी होगा। और जितने भी देश के विजिट्स हुए और इनके उद्योगपति दोस्तों को जितने भी आपके जाके ठेके पट्टे मिले, इस पे एक ही बात कहा जा सकता है कि नेशन फर्स्ट कभी इनका एजेंडा नहीं रहा है, फ्रेंड फर्स्ट रहा है। और चाहे वो रेलवे रहे, चाहे वो आपका जाके आर्मी की जमीन रहे, और आज वक्फ बोर्ड का जो ये कानून में बदलाव हो रहा है ये भी उसी दिशा की ओर ही जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अपहोल्ड करने की बात, महिलाओं की बात, बच्चों की बात की जा रही थी। मणिपुर की जो स्थिति रही देश के अंदर ही महीनों महीनों, वहां पे कहां पे ये महिलाओं को बचाने गए, कहां बच्चों को बचाने के लिए गए? सिर्फ यहां पे घंटों घंटों भाषण देने से थोड़े ना हो जाता है। जो स्थिति मणिपुर के अंदर, देश के बाहर की तो छोड़िए, देश के अंदर की स्थिति थी वो, और वहां की जो स्थिति रही उसको हम लोग भली भांति देखे कि वहां पे किस तरह से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। शुगर कोटिंग करने से कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, बच्चों की सुरक्षा, अनाथों की सुरक्षा, इन सब बातों से इनका कोई सरोकार नहीं है सर। मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी रिलीजन यहाँ इस देश में फॉलो करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अधिकार मिला हुआ है कि हम धर्म करें, कर्म करें, डोनेट करें, लेकिन उसमें भी आज अब इन्हें जो है दिक्कत होने लगी है। और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे सही और हम
इतने सालों के बाद जो संशोधन लाए हैं, हमारी जो सोच है बहुत अच्छी है। उस सोच के ऊपर मैं उंगली उठाना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जो सोच है, अगर जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी लैंड का इशू जो है वो स्टेट का इशू रहता है, तो स्टेट के भी तरफ से सजेशंस लिए जाने चाहिए थे, उनको जो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। जेपीसीसी की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी या फिर उनके जो सजेशन रहा, उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। और सर थोड़ा सा समय दीजिए, अपने बात को रखना चाहूंगा कि जेपीसीसी के बातों को भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। इतने सारे मुद्दे पुराने रहे, उन सब पे इनका नजर नहीं गया 10 साल तक पे। बेरोजगारी पे नहीं गया, आपका जाके रोजगार देने पे नहीं गया, महंगाई देने पे नहीं गया। लैंड का इशू आया तो इनका नजर जरूर गया। और ये भी कहूंगा कि रेलवे का सबसे ज्यादा जमीन आपका जा करके, आर्मी का सबसे ज्यादा जमीन, इसके बाद वक्फ बोर्ड की बात कही कि सबसे ज्यादा जमीन, लेकिन 10 सालों में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा जमीन बनाया इस देश में, ये सभी यहाँ के सदन के और सदन के बाहर के लोग भी जानते हैं। और 4 पंक्ति लास्ट में करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। जो आज ये लोग दर्शा रहे हैं उसके ऊपर, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने के अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।